नैना और रिमझिम हैं तो दोनों चचेरी बहनें, पर स्वभाव एकदम विपरीत है दोनों का। नैना जहाँ शांत स्वभाव की, वहीं रिमझिम एकदम चंचल। नैना मितभाषी तो रिमझिम को चुप रहने के लिए बोलना पड़ता। देखने में दोनों ही बहनें बहुत सुंदर, रंग गोरा। नैना की बड़ी बड़ी आँखें उसके नाम के अनुरूप, रिमझिम के काले लंबे घुंघराले बाल तो नैना के लंबे सीधे सिल्की बाल। दोनों बहनें साथ साथ ही कॉलेज आना जाना करती थीं। कॉलेज जाने के पहले ही नैना सुबह जल्दी उठ नहा धोकर पूजा करती, फिर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती। चाय के साथ ही रिमझिम की आँख खुलती थी। वो हर दिन नैना के गले में भार डालकर बोलती, "यू आर माई डार्लिंग सिस्टर", फिर चाय पीकर ही बिस्तर छोड़ती। नैना, अरे यार, घंटी की आवाज़ बंद करना, सुबह सुबह चालू हो जाती है, सोने दे मुझे, रिमझिम ने अपने कानों पर तकिया रखकर चिल्लाते हुए कहा। आज तो जल्दी उठ जा रिमझिम, कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट का लास्ट दिन है। चल उठ, जल्दी कर, वरना कंप्लीट नहीं कर पाएगी। नैना ने पूजा के बीच में ही रिमझिम को उठाने की कोशिश की, पर रिमझिम कहाँ उठने वाली थी। नैना पूजा खत्म करके रसोई में पहुंची, चाय चढ़ाई। जब तक चाय बनता वो नाश्ता की तैयारी करने लगी। अरे रिमझिम, अब तो उठ, लो चाय भी ले आई, उठो मेरी माँ। नैना रिमझिम को ज़ोर से हिला रही थी। कुनमुनाते हुए रिमझिम ने आँख खोला और हमेशा की तरह नैना के गले में लटक गई। उम्मा, मेरी प्यारी बहना, अब मेरा प्रोजेक्ट भी कर दो प्लीज़। नैना के गाल पर किस करते हुए रिमझिम ने बहुत प्यार से कहा और आँख मलते हुए चाय पीने लगी। जानती थी तेरा हर बार का यही है, लास्ट मिनट तक काम पेंडिंग रखती है। मैंने रात को ही कर दिया था, अब कम से कम देखकर थोड़ा समझ तो ले। कुछ पूछेंगे तो बता पाएगी। माँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं रहूँगी, समझी। नैना ने रिमझिम का चादर खींचा और हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। अभी उसने समझाना शुरू ही किया था कि एक आवाज़ आई, नैना, आज हम सबको चाय नसीब होगी या नहीं। यह आवाज़ थी मनोरमा देवी की। स्थूलकाय मनोरमा जी गृह कार्य में फाकी मार, पर जुबान की बहुत तेज हैं। मजाल की कोई उनकी बात इस घर में टाल दे। उनका पसंदीदा काम है किटी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना। दूसरा पसंदीदा काम नैना पर हुक्म चलाना। अरे, आ जाएगी तुम्हारी चाय, क्या सुबह सुबह शोर मचाने लगती हो। नैना इंसान है, रोबोट नहीं। यह आवाज़ थी मनोरमा जी के पतिदेव सुखदेव जी की, जिनको देव की पदवी से तो बहुत पहले ही उतार दिया गया था। पति की पदवी भी नाममात्र ही बची हुई थी, वो भी जब मनोरमा देवी मेहरबान होती। उनकी यह बात सुनकर मनोरमा देवी ने घूर कर देखा। तुमसे किसी ने पूछा? मेरी बात काट कर बीच में बोले कैसे? गलती से जुबान फिसल गई थी, सुखदेव जी ने अखबार के पीछे अपना मुंह छुपाते हुए कहा। अभी मनोरमा जी ने अपना बड़ा सा मुँह खोला ही था कि नैना चाय लेकर आ गई। सॉरी चाची जी, वो पहले रिमझिम को चाय देने चली गई थी। मनोरमा जी को चाय पकड़ाकर नैना ने सुखदेव जी को चाय पकड़ाई और आंखों आंखों में कहा, क्या चाचा जी, आपसे कहा है ना कि मेरे लिए चाची से पंगे मत लिया करिए। सुखदेव जी ने बस उसे मन ही मन आशीर्वाद दिया और अपनी लाचारी छुपाने के लिए आंखें झुका लीं और चाय पीने लगे। मनोरमा देवी यह देख रही थीं। अब क्या आंखों आंखों में बात ही होती रहेगी चाचा भतीजी की, या कुछ नाश्ता खाना भी बनेगा? जी चाची जी, बोलकर नैना रसोई में चली गई और सुखदेव जी अपने आप को मनोरमा देवी के प्रकोप से बचाने के लिए पेपर में नजरें गड़ाने लगे। सुनो जी, आज अंतिम बार बोल रही हूँ, मेरे काम में टांग ना अड़ाया करो, वरना। अरे अरे भाग्यवान, मैं समझ गया, मुझे अपनी टांग थोड़ी ना तुड़वानी है जो मैं नहीं समझूंगा। देखो, अपने मुंह पर उंगली रख कर बैठ गया। सुखदेव जी ने वास्तव में अपने मुंह पर उंगली रख ली। मन ही मन बोले, कौन तुम जैसी आफत से भिड़े, पूरे घर में तांडव करती फिरोगी। मोटी भैंस के आगे चुप रहने में ही शांति है। ये मन ही मन मुझे क्या बोल रहे हो, सब सुनाई दे रहा है मुझे, मनोरमा देवी ने घूर कर कहा। मनोरमा जी की बात सुनकर तो सुखदेव जी एक बार तो हकला ही गए। ना, नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा, जरा तैयार हो जाऊं, ऑफिस भी तो जाना है, बोलकर वहाँ से उठने में ही अपनी भलाई समझी सुखदेव जी ने।
आगे फिर भूल गए। आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे, घर में मेहमान आ रहे हैं, मनोरमा देवी ने चिल्लाते हुए कहा। माफ़ करना भाग्यवान, तुम्हारी तरह तेज बुद्धि का नहीं हूँ ना। ऐसा करो, कुछ बाजार से मंगवाना है तो लिस्ट बना दो, मैं नाश्ते के बाद लेता आऊँगा। बाय मम्मा, हम कॉलेज जा रहे हैं, रिमझिम मनोरमा जी के गले लगकर बोली। एक रिमझिम ही है जिसे मनोरमा जी के कोप भाजन का शिकार नहीं बनना पड़ता। बाय मेरी गुड़िया, पर आज कॉलेज से सीधा घर आना, मेहमान आने वाले हैं, मनोरमा जी ने रिमझिम का गाल थपथपाते हुए कहा। नाश्ते के बाद नैना और रिमझिम कॉलेज के लिए निकलने लगीं। नैना, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी, मेहमान आ रहे हैं तो घर को ज़रा ठीक ठाक कर दो और कुछ स्पेशल बना देना, मनोरमा जी ने फरमान जारी कर दिया। पर चाची जी, आज कॉलेज जाना ज़रूरी है, नैना ने रुआंसी होते हुए कहा। अरे तुम जाओ बेटा, मनोरमा जी मैं बाज़ार से लेता आऊँगा सब कुछ, और आप काम वाली के साथ मिलकर घर थोड़ा संभाल लीजिए। यह बोलकर सुखदेव जी ने दोनों बच्चियों को इशारा किया कि निकलो जल्दी। आप फिर बोले बीच में, मनोरमा जी ने बोलना शुरू किया। तब तक सुखदेव जी थैला लेकर नज़रों से ओझल हो गए। शाम को नैना और रिमझिम जैसे ही घर के अंदर आईं, सामने बैठे मेहमानों को देखकर ठिठक गईं। है बेटा, अंकल आंटी को नमस्ते करो, मनोरमा जी ने खीसे निपोड़ते हुए कहा और आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए नैना को अंदर जाने को कहा। पर नैना की नज़र तो मानो सामने बैठे अविनाश की नज़र से मिल कर जम सी गई थी। अविनाश भी उसे उसी तरह एकटक देख रहा था। मनोरमा देवी ने फिर जोर से कहा, बेटा रिमझिम, आओ यहाँ बैठो। नैना, तुम एक बार रसोई में देख लो सब ठीक ठाक है या नहीं, और हाँ, चाय भी बना लेना सबके लिए। नैना को अपनी स्थिति का भान हुआ और वो जल्दी से रसोई में आ खड़ी हुई। नैना रसोई में आकर सोचती है, हे भगवान, कितनी सुंदर आंखें हैं इस लड़के की, मैं तो उनमें खो ही गई थी। चाची ने देखा होगा तो अब मेरी खैर नहीं, और अचानक मेरी धड़कन को क्या हो गया जो इतनी बढ़ गई हैं। उफ, नैना अपनी धड़कन पर काबू पाते हुए चाय का पानी चढ़ाने लगती है। वैसे तो मेरी रिमझिम बहुत अच्छा चाय बनाती है, पर आप लोग के साथ बात कर सके इसलिए नैना को चाय बनाने को कहा। मनोरमा जी बात को आगे बढ़ाने के ख्याल से बड़बड़ करती जा रही थी। नैना रिमझिम की चचेरी बहन है और माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में, हमने ही उसे पाला पोसा है। हमारी रिमझिम भी उसे अपनी बहन की तरह ही प्यार करती है। बहुत कोमल दिल है हमारी रिमझिम। मनोरमा जी आगंतुकों के आगे अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रही थी। आगंतुक सुधाकर जी और सुनीता जी उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा रहे थे। अविनाश की नज़र उस दरवाजे की ओर बार बार उठ रही थी जहाँ से नैना अंदर गई थी। हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती हुई नैना को अविनाश की नज़र एकटक निहार रही थी। कोई तो कशिश थी जो अविनाश अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। नैना ने ट्रे टेबल पर रख और चाय सर्व करने के लिए ज्यों ही केतली उठाई, मनोरमा जी ने आंख दिखाई, फिर पलक झपकते ही अपने चेहरे पर सौम्यता लाते हुए कहा, लीजिए चाय भी आ गई। बेटा रिमझिम, सबको चाय सर्व करो। मेरी रिमझिम बहुत सलीके वाली है, देखिए ये टिकोजी भी इसने ही अपने हाथ से बनाई है। ही। रिमझिम ने घूरकर अपनी मम्मी को देखा कि कितना झूठ बोल रही हो मम्मी, यह टिकोजी तो नैना ने बनाया है, पर दूसरों के सामने अपनी मम्मी का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी तो चुप रही। रिमझिम ने चाय सर्व की। जब वो अविनाश को चाय दे रही थी तब मनोरमा जी बोल उठी, कितनी प्यारी जोड़ी है ना दोनों की। सुनते ही नैना की नज़र अविनाश की तरफ उठ गई और ऐसा लगा मानो दिल पिघलकर आंखों से बह निकलेगा। वो झट से उठी और अभी आती हूँ बोलकर रसोई में आ गई। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं जानती भी नहीं कि कौन है ये। फिर चाची की बात सुनकर मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। ये लोग रिमझिम के साथ रिश्ते के लिए आए हैं, मेरा इससे क्या लेना देना। क्या था इसकी आंखों में जो मैं बेचैन हो रही हूँ। नैना की खुद को समझाने की कोशिश नाकाम हो रही थी। आँख जितनी बार पहुँचती फिर भीग जाती। माँ, काश कि तुम आज होती
तुम्हारी गोद में कुछ सुकून मिल जाता मेरे दिल को। वैसे तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आपको अपनी मुश्किलें बताकर कभी तंग नहीं करती, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है मुझे। नैना का मन आज अपनी माँ पापा को याद कर तड़प उठा। रिमझिम बेटा, जाओ अविनाश जी को अपना घर और गार्डन दिखा लाओ, मनोरमा जी ने कहा। हाँ हाँ, बच्चों को भी अकेले बात करने को मिल जाएगा, थोड़ा एक दूसरे को समझ लेंगे। ये आवाज़ थी अविनाश के पिता सुधाकर जी की। अरे अकेले अकेले कहाँ घूमेंगे पर खुरदार, बिना हमारा इंतज़ार किए चल दिए। ये था अविनाश का जिगरी दोस्त राहुल। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, थोड़ी देर हो गई आने में। राहुल ने सबको नमस्ते किया। राहुल की धमाकेदार एंट्री से रिमझिम बड़ी इम्प्रेस हुई। उसे बिल्कुल अपने जैसा लगा, चुलबुला। रिमझिम और अविनाश के साथ राहुल भी घर घूमने के लिए साथ हो लिया। यार इतनी देर क्यों कर दी, तुझे कहा था ना जल्दी आना। मुझे सब कितना ऑकवर्ड लग रहा था अकेले, अविनाश ने राहुल के कान में फुसफुसाते हुए कहा। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, राहुल ने भी उसी तरह फुसफुसाते हुए जवाब दिया। आप दोनों को आपस में ही बात करनी है तो मैं जाऊँ यहाँ से? फिर आपको यूँ फुसफुसाना नहीं पड़ेगा, रिमझिम ने दोनों को फुसफुसाते देखकर कहा। अरे नहीं जी, जहाँ आप जैसी खूबसूरत लड़की हो वहाँ इस बोरिंग अविनाश की बात कौन सुनेगा? राहुल ने रिमझिम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। बंदे का नाम तो आप जान ही चुकी हैं, क्या अपना नाम नहीं बताएंगी? उसकी बात पर मुस्कुराते हुए रिमझिम ने हाथ मिलाया। मैं रिमझिम, बड़ी खुशी हुई रिमझिम जी आपसे मिलकर, राहुल ने कहा। दोनों आपस में ही बातें कर रहे, गार्डन और घर घूमते हुए अविनाश की आंखें किसी की तलाश कर रही थीं। अरे नैना, तू यहाँ रसोई में खड़ी खड़ी क्या कर रही है? रिमझिम की आवाज़ पर नैना ने झट अपने आंसू पोंछे और उसकी तरफ घूमी। सामने अविनाश और राहुल को देखकर हड़बड़ा गई। कुछ नहीं, बस देख रही थी कि सब इंतजाम ठीक है कि नहीं, नैना ने नज़र चुराते हुए कहा। तुम्हारी आँख लाल और नम क्यों है? आँख में कुछ चला गया था, नैना ने झूठ बोल दिया। आप ठीक हैं? अब अविनाश ने पूछा। जी, नैना ने संक्षिप्त से जवाब दे दिया। अविनाश की नज़र से बचने के लिए नैना बार बार इधर उधर देख रही थी। राहुल की नज़र से ये चोरी चोरी देखने का खेल बच न सका। एक धौल जमाते हुए उसने अविनाश के कान में फुसफुसाकर कहा। वाह बेटा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। अच्छा सुन, मुझे तो लगता है कि आग उधर भी बराबर लगी है। अविनाश ने उसके पेट में कोहनी मारकर चुप रहने का इशारा किया। पर राहुल कहाँ चुप रहने वाला था। देख, सही मौका है, अपने दिल की बात बता दे। वैसे भी तू इससे शादी करेगा तो मैं रिमझिम से कर लूँगा, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। अविनाश ने उसे घूरा तो राहुल ने आँख मार कर कहा। सही सलाह दे रहा दोस्त, बाद में पछताना नहीं। रिमझिम नैना के आँख में देखने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी तो नहीं है, चल आँख पर पानी के छींटे मार। बच्चों, बातें हो गई तो आ जाओ, अब हमें निकलना भी होगा। सुधाकर जी की आवाज़ पर सब बैठक में आ गए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आना। अभी सुखदेव जी बोल ही रहे थे कि मनोरमा जी ने बात लपक ली। हैं, सच बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आप सबको रिमझिम कैसी लगी? बहुत गुनी है मेरी बेटी। जी, बहुत प्यारी है आपकी दोनों बेटियां। रिमझिम हमें पसंद है। अविनाश के लिए आपकी बात सुधाकर जी और अनीता जी ने एक साथ कहा। सुनकर नैना अपनी गर्दन झुकाए अपने पाँव के नाखून से ज़मीन खुरच रही थी। शायद इस तरह वो अपने भाव पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। जी, अविनाश के साथ हमारी रिमझिम की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी, अति उत्साहित मनोरमा जी ने मिठाई का प्लेट उठाकर अविनाश की तरफ बढ़ाया। अविनाश ने उनको रोक दिया और अपने माता पिता की तरफ मुड़कर कहा। माँ, मुझे नैना पसंद है। सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। मनोरमा जी ने नैना को इस तरह देखा मानो नैनों से ही भस्म कर देंगी। नैना ने घबराकर अविनाश की आंखों में देखने की कोशिश की। ये गलती से बोल गया है शायद। बेटा, अभी हम घर चलते हैं, तुम शायद कंफ्यूज हो रहे हो। रिमझिम बहुत अच्छी लड़की है। हाँ माँ, रिमझिम सच में बहुत अच्छी लड़की है, पर मुझे नैना मेरे लिए पसंद है और मैं ये जल्दीबाजी में नहीं बोल रहा।
बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। अविनाश ने अपनी माँ की बात काटते हुए कहा। नैना को वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वो अंदर चली गई। चाची के गुस्से का उसे अंदाज़ा हो रहा था, पर मन को एक सुकून का एहसास हुआ। बेटा, रिमझिम ज़्यादा स्मार्ट है, फैशनेबल है, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। नेहा फूहड़ है। मनोरमा जी का बस चलता तो अभी थप्पड़ मारकर अविनाश की अकल ठिकाने ला देती। बड़ी मुश्किल से अपने भाव को छुपाते हुए इतना बोल पाईं। मनोरमा जी, नैना फूहड़ नहीं है। आप कुछ भी गलत सलत तो मत बोलिए। दोनों अपनी ही बेटियां हैं। कोई बात नहीं, अगर अविनाश जी को नैना पसंद है और इनके माता पिता को आपत्ति ना हो तो हम नैना की शादी कर देंगे। रिमझिम के लिए दूसरा रिश्ता मिल जाएगा। सुखदेव जी ने मनोरमा को समझाने की कोशिश की। सुधाकर जी, अनीता जी अचानक उत्पन्न हुए इस परिस्थिति में समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलें, क्या करें। उन्होंने हाथ जोड़कर जाने की इजाज़त मांगी और फ़ोन पर बात करते हैं बोलकर चले गए। सुखदेव जी के घर से निकलकर सुधाकर जी, अनीता जी और अविनाश कार में बैठे। राहुल बाद में मिलता हूँ बोलकर अपनी बाइक से चला गया। कार में बैठते ही अनीता जी ने अविनाश से कहा, बेटा इतनी जल्दी क्या थी वहाँ बोलने की? ज़रा रुककर सोच समझ कर बोलते, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। माँ, हमें फ़ौज में यही सिखाया गया है, तुरंत और ठोस निर्णय लेना। नैना से नज़र मिलते ही मुझे लगा मानो यही मेरे लिए बनी है। रिमझिम अच्छी लड़की है, पर मेरे लिए नैना सही जीवन साथी रहेगी। अविनाश ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। अनीता जी, अविनाश कह तो सही रहा है। यह जैसा खुद है, शांत, समझदार, आत्मविश्वासी। नैना के चेहरे पर भी वैसी ही सौम्यता है। फिर ये भी तो सोचिए कि जो पसंद है वही जीवन साथी बने तो कितना अच्छा रहेगा। सुधाकर जी ने भी अविनाश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। गहरी सांस लेते हुए अनीता जी ने भी अविनाश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जानती हूँ हमारा बेटा बहुत होनहार और समझदार है। इसने कभी भी हमारा सर झुकने नहीं दिया है, बल्कि हमेशा गर्व से ऊंचा ही उठाया है। मैं ये सोचकर चिंतित हूँ कि अगर वो लोग नहीं माने तो इस छुट्टी में कम से कम बात तय हो जाती तो अगली छुट्टी में हम शादी कर देते। कितने अरमान हैं कि घर में बहू आए और इसे भी अच्छी जीवन साथी मिल जाए। अब पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मनोरमा जी इस बात को एक्सेप्ट करेंगी। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं तो अब नैना से ही शादी करूँगा। अभी 10 दिन और हैं मेरी छुट्टी के, मना लूँगा मैं उन लोगों को। अविनाश की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। वाह बेटा, तुम्हारा ये रूप तो हमसे छुपा था अब तक। क्यों अनीता जी? सुधाकर जी ने अविनाश को छेड़ा तो वो शर्मा गया। क्या पापा, आप भी? इधर मनोरमा देवी ने पूरे घर को माथे पर उठा रखा था। उनका गुस्सा नैना पर काल बनकर टूट पड़ा था। मनहूस कहीं की, हमारी खुशी तुमसे देखी ही नहीं जाती। उन लोगों के सामने आने की क्या ज़रूरत थी? जानबूझकर उससे आंख मिलाकर इशारे कर रही थी। देखा था मैंने। कहने को बहन है, पर बहन की ही खुशी पर डाका डाल दिया। शांत हो जाइए मनोरमा जी, इसने कुछ नहीं किया। और अगर उन लोगों को नैना बिटिया ही पसंद आ गई तो हर्ज ही क्या है? विवाह तो हमें दोनों का ही करना है। बेटियां अपनी किस्मत लिखा कर आई हैं, आप इतनी चिंता मत करिए। सुखदेव जी अभी बोल ही रहे थे कि मनोरमा देवी उनकी बात काट कर चिल्ला उठीं। गुस्से से उनका पूरा बदन थरथरा रहा था। तुम चुप रहो जी, मेरी दोस्त ने इतना बढ़िया रिश्ता रिमझिम के लिए बताया था, ना कि नैना के लिए। वो लोग शहर के नामी पैसे वाले हैं, उस पर सज्जन भी हैं। बेटे की इच्छा से उसे फ़ौज में जाने दिया। मेरी बेटी राज करती वहाँ, पर इस कलमुही ने पानी फेर दिया सब पर। अपने माँ बाप को तो खा गई और हमारी छाती पर बैठकर मूंग दल रही है। अपने घर में रख रही हूँ, यही क्या कम है? पर इसने तो कसम खाई है मेरी खुशियों में आग लगाने की। बज्जात को आज घर से निकाल बाहर करूँगी। बोलकर मनोरमा जी ने जैसे ही नैना का हाथ खींचना चाहा, सुखदेव जी ने कसकर थप्पड़ मार दिया मनोरमा जी के गाल पर। हद पर मनोरमा जी गुस्से से फुफकारने लगीं, पर सुखदेव जी भी अपना आपा खो चुके थे। खबरदार जो नैना को हाथ भी लगाया। घर में शांति बनी रहे
इसलिए अक्सर चुप रह जाता था, पर अब अति कर दिया आपने। आप अब कान खोल कर सुन लीजिए। मेरे भैया भाभी की निशानी नैना भी मुझे उतनी प्रिय है जितनी रिमझिम। उसके साथ ये अमानवीय व्यवहार अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। नैना सहमी सी बस रोए जा रही थी। मनोरमा जी की बातें उसे अंदर तक आहत कर गई थीं, पर सुखदेव जी को आपा खोते देख वो उनको रोकने का प्रयास कर रही थी। उसे भी आज सुखदेव जी ने रोकते हुए कहा, बस बिटिया, इस बार नहीं। तू हमेशा मुझे रोक देती है, पर इस बार नहीं। गलती हमारी ही है जो गलत को सख्ती से कभी नहीं रोका, इसलिए इसकी हिम्मत इस तरह बढ़ती जा रही है। घर में शांति बनी रहे इसलिए तो इतना अपमानित होकर भी सारे काम करती रहती है। मेरा मन कोचोट कर रह जाता है। आज खुद पर भी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। सुन नैना, इस घर पर तुम्हारा भी इतना ही हक है जितना हमारा। भैया और मैंने दोनों ने मिलकर ये घर बनाया है। इस घर में तू शान से रहे। अगर दोबारा किसी ने तुझे इस घर से निकालने की बात भी की तो मैं खुद उसे इस घर से निकाल बाहर करूँगा। मनोरमा जी को गुस्से से घूरते हुए सुखदेव जी ने कहा और अपने कमरे में चले गए। मनोरमा जी अभी तक उस थप्पड़ को हजम नहीं कर पा रही थीं। अचानक हुए इस काया पलट को वो देखती ही रह गई थीं। गुस्से से उनके नथने फूल रहे थे और आँख अंगार उबल रही थीं। रिमझिम भी समझ नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति में क्या करे। उसे भी मनोरमा जी का ऐसा व्यवहार नैना के साथ बहुत खल रहा था, पर अभी कुछ कहना आग में घी डालने के समान होता और सबका गुस्सा फिर किसी न किसी रूप में नैना पर उतरता। उसने नैना का हाथ पकड़ा और रूम में खींच ले गई। रूम में आते ही नैना, जो अब तक अपने अंदर से तूफान को रोके हुए थी, फूट पड़ी। रिमझिम के गले लगकर जार जार रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दे बहन, मेरे कारण सब गड़बड़ हो गया। सच कहा चाची जी ने, मैं हूँ ही मनहूस। कितनी अभागी हूँ ना मैं। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना ही चाची जी को कभी खुश रख पाई। क्या करूँ बोल। सच मान रिमझिम, मैंने कोई इशारा नहीं किया था अविनाश जी को। मैं क्यों चाहूँगी कि तेरा रिश्ता ना हो। मैं तेरी खुशी में मैं भी दिल से खुश होती हूँ। हो गया तेरा, बोल लिया तूने सब कुछ। अब मेरी बात सुन, तुझे इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुझे आज से नहीं, बचपन से जानती हूँ। मम्मी का मैं कुछ नहीं कर सकती, पर तू मेरे लिए क्या है मेरा दिल जानता है। भूल जा जो भी मम्मी ने कहा तुझसे। एक राज की बात बताऊँ तुझे। रिमझिम ने नैना के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा। नैना ने आंसू भरे हुए आँखों से भौहें उचकाते हुए मासूमियत से पूछा, क्या? मेरी प्यारी भोली बहना, मुझे तो अविनाश नहीं, उसका दोस्त राहुल पसंद आया। हाय कितना क्यूट, हैंडसम और मेरी तरह बातूनी भी है। अगर अविनाश और उसके घर वाले हाँ भी कर देते तो मैं ना कर देती। हाँ, माँ का थोड़ा डर था, पर रो धो कर मना ही लेती। तुम्हें तो पता है ना माँ मुझे कितना प्यार करती हैं। इसलिए अपने मन से बोझ हटा और खुश हो जा। जो होता है अच्छा ही होता है। और सुन, अविनाश भी बहुत हैंडसम है, तेरी तरह शांत सज्जन भी। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। कितना मज़ा आएगा ना हम दोनों की शादी उन दोनों से हो जाए तो। खुशी में रिमझिम नैना की बाँह पकड़कर गोल गोल घूम गई। उसकी इस हरकत से नैना के चेहरे पर भी हंसी आ गई। पागल, कुछ भी सोचती है और बोलती है। अगले ही पल नैना की आंखें फिर भर आईं। आज मेरी वजह से चाची जी को बहुत दुख पहुंचा। इतना मत सोच, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी और पापा है ना, वो समझा लेंगे। आज तो पापा का ये रूप देखकर मज़ा ही आ गया। यह बोलकर रिमझिम ने नैना के दोनों गाल खींचे और ज़ोर से हंस पड़ी। तू भी ना, रिमझिम बड़ी विचित्र है। इस परिस्थिति में भी कैसे हंस रही है। नैना अब भी उदास थी। तू भी हंसा कर, बोलकर रिमझिम ने नैना के मुंह को चूम लिया। नैना मुस्कुरा दी। सुबह कॉलेज जाने से पहले नैना ने चाची जी के पसंद का नाश्ता बनाया और चाची जी को मनाने के ख्याल से उनके रूम में ही लेकर चली गई। गुस्से से अभी भी चाची जी का मुंह गुब्बारे सा फूला हुआ था। नैना को देखते ही फिर से बरस पड़ी। ले जाओ इसे यहाँ से, ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है।
कल तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। मेरी बेटी का भी बुरा किया और मेरी भी इज्जत उतार दी। तुम्हारे कारण ही जो इंसान कुछ बोलता नहीं था उसने भी मुझ पर हाथ उठा दिया। नैना यह सब सुनकर रुआंसी हो गई। माफ़ कर दीजिए चाची जी, मुझसे गलती हो गई। अब कभी किसी मेहमान के सामने नहीं आऊँगी। आप नाश्ता कर लीजिए। देखिए, मैंने आपकी पसंद की प्याज की कचौड़ी, हरी चटनी और जलेबी बनाई है। नैना को लगा कि यह सब सुनकर चाची जी का गुस्सा रफू चक्कर हो जाएगा। वो खाने से समझौता नहीं करती हैं। पर मनोरमा जी ने मुँह दूसरी तरफ घुमाए रखा। एक बार भी ट्रे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मन ही मन मना रही थीं कि नैना और सुखदेव जी कमरे से बाहर निकलें तो स्वाद ले लेकर पसंदीदा नाश्ता उधर में उतार लिया जाए। बेटा जाने दो, नहीं खा रही हैं तो तुम ये ट्रे उठाकर ले जाओ। जिद ना करो, नहीं तो तुम्हारी चाची और नाराज़ हो जाएंगी। सुखदेव जी ने नैना को बाईं आंख दबाकर इशारा किया। जी चाचा जी, बोलकर नैना ज्यों ही ट्रे उठाने को हुई, मनोरमा जी गुस्से से अपनी स्थूलकाय शरीर को पलटाया और अपनी गोल गोल बिल्ली जैसी आंखों को मिचमिचाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं भूखी मर जाऊं और तुम्हारा पिंड छोड़ूं। इतनी आसानी से तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकती। बोलते बोलते ही गर्मा गर्म जलेबी और प्याज की कचौड़ी पर टूट पड़ी। सुखदेव जी और नैना की आंखें मिलीं तो दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गए। बेटा, अपनी चाची को तो तू जानती ही है, उसकी बात तो दिल पर मत लिया कर, दूध भात समझकर भूल जा। सुखदेव जी ने नैना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नैना बस मुस्कुरा दी। तैयार होकर जब रिमझिम और नैना कॉलेज के लिए निकलीं तो देखा कि उनके घर की बाउंड्री से लगे एक बाइक पर दो लोग हेलमेट लगाए खड़े बात कर रहे हैं। उन पर ज़्यादा ध्यान न देकर रिमझिम ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और नैना को पीछे बैठाकर कॉलेज के लिए निकल गई। अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि रिमझिम को लगा मानो वो बाइक सवार उनका पीछा कर रहे हैं। अरे यार नैना, वो बाइक वाले तो लगता है हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हें भ्रम हो रहा है, भला हमारा पीछा क्यों करेंगे? नैना ने कहा। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, मेरा भ्रम नहीं है ये। अभी रुक, अभी इनको मज़ा चखाती हूँ। अरे छोड़ ना, चल सीधे कॉलेज चल, तुझे बिना पंगा लेने का शौक़ है बस। तू रुक, यह बोलकर रिमझिम ने अपनी स्कूटी धीरे कर दी। जैसे ही बाइक सवार नज़दीक आए, उसने स्कूटी अचानक रोकी और उतरकर बाइक के सामने खड़ी हो गई। बाइक सवार ने भी अचानक ब्रेक मारा। ब्रेक की तेज़ आवाज़ सुनकर सड़क के किनारे खड़े लोग मुड़कर देखने लगे। रिमझिम ने तेज़ आवाज़ में पूछा, क्यों पीछा कर रहे थे हमारा? लड़की देखी नहीं कि बस लग गए पीछे? हिम्मत है तो इधर आ, ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, टांग तोड़कर हाथ में न दे दी तो कहना। नैना तो डरकर रिमझिम को पीछे से धीरे धीरे खींचकर रोकने का इशारा कर रही थी, पर रिमझिम कहाँ रुकने वाली, पूरे जोश में चिल्ला रही थी। कुछ लोग जो इस तरह का तमाशा देखना पसंद करते हैं, देखने के लिए पास आ गए थे। बाइक वाले ने मामला बिगड़ते देखा तो अपने सर से हेलमेट उतार दिया। अरे रिमझिम जी, मैं हूँ राहुल। ओह आप हैं, सॉरी पहचाना नहीं। रिमझिम ने दांतों से जीभ काटते हुए कंधे उचकाते हुए कहा। नैना की धड़कन अचानक ही बढ़ गई, यह सोचकर कि शायद पीछे बैठा हेलमेट वाला अविनाश होगा। अपनी हालत पर उसे खींच भी हो रही थी। उफ, यह क्या नई बीमारी लग गई मुझे। तभी अविनाश ने भी हेलमेट उतार दिया। नैना ने झट नज़र नीची कर ली। वो नहीं चाहती थी कि अविनाश उसकी नज़रों में घबराहट पड़ ले। रिमझिम जी, क्या हम लोग कुछ देर कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? कुछ ज़रूरी बात थी। राहुल ने अपनी बात कही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पास ही एक कॉफ़ी हाउस है, हम वहाँ बैठकर बात कर सकते हैं। रिमझिम बोल ही रही थी कि नैना बात काट कर फुसफुसाई, हमें कॉलेज जाना है। रिमझिम भूल मत, इनसे बात करके कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। चाची जी अभी भी गुस्सा हैं। तू बीच में मत बोल, तुझे जाना है कॉलेज तो जा, मुझे तो राहुल से बात करनी है, पूछना भी है कि मैं उसे पसंद हूँ या नहीं। रिमझिम ने भी उसी तरह फुसफुसाकर कहा। तमाशबीन खड़े होकर कभी इन लड़कियों को देखते तो कभी उन लड़कों को देख रहे थे।
आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? किसी ने इनविटेशन दिया क्या आप लोगों को? चलिए जाइए यहाँ से, ये हमारे परिचित हैं। रिमझिम ने सबको वहाँ से चलता किया और राहुल से कहा, मेरे पीछे आइए। कॉफ़ी हाउस में बैठने के बाद राहुल ने अविनाश से कहा, अब तू बोलेगा या मैं ही बोलूं? अविनाश ने अपना गला साफ करते हुए कहा, नैना जी, सबसे पहले तो कल की घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे कारण आपको सबके बीच शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। नैना नज़र नीचे किए सुन रही थी। अविनाश ने बोलना जारी रखा, मैंने ये जानकर नहीं किया, बस पहली नज़र में ही आप मुझे अपनी सी लगीं, मेरे लिए और मेरी जैसी लगीं। मेरे मम्मी पापा को भी कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें भी आप पसंद हैं। तो बोलिए, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या मैं आपको पसंद हूँ? बोलकर अविनाश ने टेबल पर रखे नैना के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। नैना सिहर गई और झट से अपना हाथ खींच लिया। मेरे लिए सही फैसला चाची जी लेंगी और मुझे भी वो मान्य होगा। यह बोलकर नैना खड़ी हो गई और नैना ने रिमझिम से कहा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुझे बात करना है तो कर। यह बोलकर नैना तेज़ी से बाहर निकल गई। थोड़ा भी और रुकती तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत जगाइए किसी के लिए भी प्यार भरे जज्बात मेरे मन में। अब और कितना अभागा बनाएंगे आप? माँ बाप तो छीन ही लिया, अब क्या चाची की नज़रों में भी गिरा देंगे? या प्यार में तड़पती रहूं यह चाहते हैं? जो मेरी किस्मत में नहीं वो एहसास क्यों जगा रहे हैं? जिस गली जाना नहीं उसके सपने क्यों दिखा रहे हैं? आंखों से झलक आए आंसू को उसने पोंछा और ऑटो लेकर कॉलेज चली गई। कॉफ़ी हाउस के अंदर माहौल ज़रा गंभीर हो गया। राहुल ने बात शुरू की, तुम भी अपनी बहन की तरह भागने वाली हो तो बोलो, मैं बात शुरू ही नहीं करूँगा। नहीं यार, आप मेरी मनपसंद बात करेंगे तो मैं भागूंगी नहीं, रिमझिम ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब रिमझिम की आंखें शर्म से ज़रा झुक गई थीं और होंठ पर मुस्कान खेल रही थी। अच्छा जी, तो आप अंतर्यामी भी हैं? वैसे मैं भी अंतर्यामी हूँ, जानता हूँ कि आप भागेंगी भी नहीं और जवाब भी हाँ में ही होगा। क्यों, सही कहा ना? तो बोलिए हाँ है या ना? राहुल ने अपने हथेली रिमझिम की तरफ बढ़ा दी। रिमझिम ने उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ। राहुल ने उसके हाथ को चूम लिया। रिमझिम के गाल गुलाबी हो गए। वाह बच्चू, शादी मेरी तय होनी थी और तुम दोनों अपना ही टाका भिड़ाने में लगे हो, अविनाश ने बनावटी गुस्से में कहा। तो तीनों साथ हंस पड़े। ठहरो बालक, हम दोनों मिलकर अब तुम्हारी ही समस्या का निदान करेंगे, राहुल ने कहा। ये तो पता चला ही नहीं कि नैना को मैं पसंद हूँ या नहीं, तो आगे कैसे बढ़ें? अविनाश चिंतित था। ऐसा करते हैं, मेरे पापा के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। फिर राहुल, आप भी उनसे अपने और मेरे रिश्ते की बात कर लेना, रिमझिम ने सुझाया। यह बात दोनों को पसंद आई। पर रुको, पहले ये तो बताओ कि आपने अपने घर में बात की है या बस यूं ही हवा में उड़ रहे हैं? चिंतित होकर देखा रिमझिम ने राहुल की तरफ। मैडम, हम फौजी सारे काम व्यवस्थित तरीके से और सिलसिलेवार तरीके से करते हैं। आपसे पूछने से पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दे दी थी। मंजूर होते ही बंदा सुबह सुबह आपके सामने हाजिर है। यह बात राहुल ने जिस अदा से कही, रिमझिम हंस पड़ी। तो फिर चलिए, हम आपको अपने पिताजी से मिलवाते हैं, उसने भी उसी अदा से कहा और तीनों सुखदेव जी से मिलने चल पड़े। रिमझिम, राहुल और अविनाश तीनों सुखदेव जी के पास उनके ऑफिस में पहुँचे। उन तीनों को साथ देखकर उनकी आंखों में सवाल उभरा कि सब ठीक है ना, अचानक यहाँ कैसे? पर प्रत्यक्ष में चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, आओ बच्चों, अचानक कैसे आना हुआ? रिमझिम बेटा, तुम इनके साथ कैसे? सब ठीक है ना? और नैना कहाँ है? पापा, नैना कॉलेज गई है और इन दोनों को आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं इनको यहाँ ले आई, रिमझिम ने कहा और आंखों से राहुल को इशारा किया कि बोलो। राहुल ने तो नहीं, पर अविनाश ने बात शुरू की। अंकल, कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा यूँ अचानक बोल देना आप सबको बुरा लगा होगा।
अंकल, रिमझिम में कोई बुराई नहीं है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नैना अपने जीवन साथी के रूप में अच्छी लगी। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है। बेटा, नैना और रिमझिम दोनों मेरे लिए एक समान हैं। दोनों की शादी तो करनी ही है। अगर नैना की पहले हुई और रिमझिम की बाद में, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, पर मनोरमा जी ज़रा अलग ख्यालों की हैं। वो इस बात पर दुखी हो गई हैं। बेटा, आप चिंता ना करो। अगर आपके मम्मी पापा राजी हैं नैना को अपनी बहू बनाने के लिए, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अंकल, एक बात और करनी थी आपसे। मेरा दोस्त राहुल रिमझिम को आप सबके आशीर्वाद से अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता है। अविनाश ने हिचकते हुए कहा। रिमझिम की धड़कन बढ़ गई और उसने नज़र नीची कर ली। पता नहीं पापा क्या जवाब देंगे। राहुल एकटक सुखदेव जी के चेहरे को बड़ी उम्मीद से देख रहा था। सुखदेव जी के चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। अंततः उन्होंने बोलना शुरू किया। देखो बच्चों, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। पिता होने के नाते मुझे सब सोचना और देखना पड़ेगा। अविनाश जी के घर परिवार को जानता हूँ, ये भी अच्छी नौकरी में है, इसलिए नैना के साथ इनके रिश्ते को हाँ कर सकता हूँ। पर राहुल जी के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही इनके माता पिता से मिला हूँ। इतनी जल्दी मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। और फिर मनोरमा जी को मनाना भी टेढ़ी खीर है। वो अभी भी आस लगाए बैठी हैं कि आपको रिमझिम के लिए मना लेंगी। अंकल, आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, पर राहुल को लेकर आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा। उसके पापा और मेरे पापा बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी हैं। हम दोनों भी बचपन से एक साथ पले बड़े और अब सेना में भी हम साथ साथ कैप्टन के पोस्ट पर हैं। अविनाश ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। और अंकल, रिमझिम और राहुल एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। अविनाश ने अपनी बात खत्म की। सुखदेव जी ने रिमझिम की तरफ देखा तो उसने धीरे से कहा, हाँ पापा। सुखदेव जी ने रिमझिम के सर पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, खिचड़ी पकाई जा चुकी है, बस घी का तड़का हमसे लगवाना है। पापा प्लीज़, बोलकर रिमझिम शर्माते हुए सुखदेव जी के गले लग गई। अच्छा अच्छा, सोचता हूँ, कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा। मेरे बच्चों की खुशी का सवाल जो है। सुखदेव जी ने रिमझिम का पीठ थपथपाते हुए कहा। कुछ देर सोचकर फिर उन्होंने उन तीनों को ऐसा उपाय बताया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मनोरमा जी खुद ब खुद राहुल की शादी रिमझिम से करने को तैयार हो जाएंगी। वाह पापा, बहुत बढ़िया। रिमझिम खुश हो गई। अविनाश और राहुल भी रिलैक्स हो गए। पर सुनो बेटा, इसके पहले मुझे तुम दोनों के माता पिता से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। सुखदेव जी ने कहा। जी अंकल, आज शाम को ही आप हमारे यहाँ आइए, पापा आपको कॉल कर लेंगे, अविनाश ने कहा। फिर तीनों वहाँ से निकल गए। रिमझिम कॉलेज गई और वो दोनों अपने अपने घर शाम की तैयारी करने चले गए। शाम को सुखदेव जी की मुलाकात अविनाश और राहुल दोनों के माता पिता के साथ बहुत अच्छी रही। वो पूर्णतः संतुष्ट थे उनसे मिलकर, बहुत खुश भी थे कि घर बैठे दोनों बेटियों के लिए इतना अच्छा घर परिवार मिल गया। रात को नैना के व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन की बीप आई। देखा तो रिमझिम ने एक मोबाइल नंबर भेजा था। ये किसका नंबर है? नैना ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे, उनका। रिमझिम इतराते हुए नैना के गले में लटक गई। ये क्या मजाक है रिमझिम, कोई मेरा नहीं है। अच्छा जी, कोई नहीं है तो ये आँखों में नमी क्यों है? बोलो बोलो, रिमझिम नैना को छेड़ रही थी। नैना सच में रोने लगी। मत छेड़ रिमझिम, तुझे तो सब पता है ना, मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं, इसलिए अब डर लगता है इन एहसासों से। यूँ किसी के सपने मत दिखा। नैना को दिन में अविनाश की कई बात याद आ गई। सुन मेरी भोली बहना, अविनाश अच्छा लड़का है, वो सच में तुझे पसंद करने लगा है, शादी करना चाहता है तुझसे। नहीं, मैं ऐसा कोई ख्वाब नहीं देख सकती। चाची जी की मर्ज़ी के बिना मैं कोई सपना नहीं देखूंगी। वो मेरे लिए जो सोचेंगी, जैसा सोचेंगी, मैं वही करूंगी। नैना सिर्फ रिमझिम को ही नहीं, इन बातों से खुद को भी समझा रही थी। अरे यार, मम्मी को छोड़ ना, पापा ने तो हाँ कर दी है ना। और तुझे पता है,
मेरे लिए राहुल को भी पसंद कर लिया है, उसके मम्मी पापा से भी मिल चुके हैं। रिमझिम ने शर्माते हुए कहा। सच? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, नैना ने चहकते हुए कहा। अपने लिए भी खुश हो जा, समझी? पापा ने तुम्हारा और अविनाश का रिश्ता भी तय कर दिया है। रिमझिम के मुंह से ये बात सुनकर एक पल के लिए तो नैना के चेहरे पर हया की लाली दौड़ गई, पर अगले ही पल चाची के खौफ से चेहरा उतर गया। पर चाची जी? ओहो, छोड़ना मम्मी जी को, उनको ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकते। पर पापा को पता है कैसे ठीक करना है। तू उनकी चिंता छोड़, ये बता अविनाश को फ़ोन कर रही है या नहीं? रिमझिम ने कहा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। राहुल का फ़ोन है, यह बोलकर रिमझिम मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। नैना कभी अविनाश का फ़ोन नंबर देखती, कभी अपनी किस्मत से डर जाती। आखिर उसने यही फैसला लिया कि अपने मन को बढ़ावा नहीं देगी और फ़ोन रखकर सो गई। 2 दिन बाद सुखदेव जी ने कहा, अजी सुनती हो, आज सुधाकर जी के यहाँ शाम को पार्टी है, उनकी सालगिरह की खुशी में। उन्होंने हमें भी बुलाया है। अरे वाह, हम ज़रूर चलेंगे। आज तो उनको मना ही लूँगी अपनी रिमझिम के लिए। मनोरमा जी ने अपनी गोल गोल आँखों को चमकाते हुए कहा। उनकी आँखों की चमक बता रही थी कि उनके खुरापाती दिमाग में कोई जन्नाटेदार आइडिया आया है। शाम को जब सब तैयार होकर निकलने लगे तो मनोरमा जी ने चुपके से नैना को बुलाकर धमकाया। मनोरमा जी ने धमकाते हुए कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से सब सत्यानाश कर दोगी। तुम्हारे चाचा जी पूछें तो कोई बहाना कर देना, समझी? जी चाची जी, नैना ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। उसने पेट दर्द का बहाना करके जाने से मना कर दिया। सुधाकर जी का घर बहुत बड़ा था। लॉन से लेकर घर तक बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सुखदेव जी के पहुंचने पर सुधाकर जी और अनीता जी ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कैसी हैं मनोरमा जी आप? और नैना बिटिया नहीं आई क्या? अनीता, जिनके पूछने पर मनोरमा जी की तंद्रा भंग हुई, जो कि अब तक उस आलीशान बंगले की भव्यता में डूबी हुई थी। है जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बंगला तो बड़ा खूबसूरत है। मनोरमा जी मन ही मन रिमझिम को उस बंगले की मालकिन देखकर खुश हो रही थी। नैना के लिए पूछे सवाल को टाल दिया उन्होंने। आइए, आपको अन्य मेहमानों से मिलवाते हैं। अनीता उनको लेकर एक टेबल की तरफ बढ़ गईं। इनसे मिलिए, ये स्वाति जी हैं, राहुल की मम्मी। राहुल से तो आप मिल ही चुकी हैं, और ये उसके पापा दिवाकर जी हैं, सुधाकर जी के बचपन के दोस्त और साथ ही बिजनेस पार्टनर भी। इसके अलावा इनका अन्य बिजनेस भी है, अनीता जी कहे जा रही थीं। पर मनोरमा जी तो बस स्वाति जी के गहनों में ही खो गई थीं। गले में हीरों का खूबसूरत सा हार, हाथ में भी हीरे का ही मोटा सा कंगन, उंगली में बड़ी सी सॉलिटेयर अंगूठी। मनोरमा जी की आंखें ही चौंधिया गई थीं। मुंह आश्चर्य से थोड़ा खुल गया था, जिसे सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए धीरे से ठुड्डी दबाते हुए बंद कर दिया। मनोरमा जी नमस्ते तो कहिए। सुखदेव जी के टोकने पर हे करते हुए मनोरमा जी ने सबको नमस्ते किया और बैठ गईं। अविनाश की नज़र नैना को ढूंढ रही थी, पर जब वो नहीं दिखी तो वो उदास हो गया। इधर मनोरमा जी बातों बातों में दिवाकर जी के पूरे बिजनेस का लेखा जोखा निकाल रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि ये लोग तो सुधाकर जी से भी ज़्यादा पैसे वाले हैं। इधर स्वाति जी रिमझिम से बहुत घुल मिलकर बात कर रही थी। अचानक उन्होंने कहा कि काश उनको राहुल के लिए भी रिमझिम जैसी लड़की मिल जाए तो अभी के अभी वो अपनी अंगूठी देकर दोनों की इंगेजमेंट करवा देंगी। सुनते ही मनोरमा जी की बाँछें खिल गईं। हैं अरे, रिमझिम तो आपकी ही बेटी है, इससे खुशी की बात क्या होगी? मनोरमा जी, आप तो रिमझिम के लिए अविनाश को पसंद कर रही थीं, सुखदेव जी ने टोका। अरे, आप चुप भी रहिए, मनोरमा जी ने आंखें बड़ी करके धीरे से उनको कोनी मारते हुए धमकाया। है, वो क्या है ना, अविनाश जी को तो हमारी भतीजी नैना पसंद है। रिमझिम की शादी तो राहुल जी से बिल्कुल हो सकती है, और अविनाश जी की नैना से क्यों? अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए मनोरमा जी खीसें निपोर रही थीं। बाकी सब एक दूसरे को देखकर
मंद मंद मुस्करा रहे थे। स्वाति जी ने कहा, फिर ठीक है, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। कल दोनों की छुट्टी खत्म हो रही है तो आज ही क्यों ना इनकी इंगेजमेंट कर दी जाए। है आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मनोरमा जी का पूरा ध्यान उस बड़ी सी हीरे की अंगूठी पर था। भाई, कोई जाकर हमारी भी होने वाली बहू को लेकर आएगा, सुधाकर जी ने कहा तो अविनाश के चेहरे पर चमक लाते हुए झट से कहा, मैं लेकर आता हूँ। उसके इस उतावलेपन पर सब हंस दिए और वो झेप गया, अपनी जेब मिटाने के लिए सर खुजाते हुए और अपनी मुस्कान छुपाते हुए नैना को लेने मानो उड़ चला। डोरबेल बजाकर इंतज़ार करना उसे भारी लग रहा था। नैना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसे देखकर चौंक गई। सब लोग तो आपके यहाँ ही हैं, आप यहाँ कैसे? सब लोगों का ही फरमान है मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँ। चलिए जल्दी तैयार होकर मेरे साथ। अविनाश मुस्करा रहा था, पर तभी फ़ोन की घंटी बजी। मनोरमा जी ही लाइन पर थीं। बेटा नैना, तुम्हें लेने अविनाश जी गए हैं, तैयार रहो, उनके साथ तुम्हें यहाँ आना है। फ़ोन काटकर सबकी तरफ देखा। है बड़ी मासूम है हमारी नैना, अब तो चलेगी मेरे साथ? अविनाश ने पूछा। जी आप बैठिए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। नैना जब तैयार होकर आई तो अविनाश उसे देखता रह गया। हल्के सुआपंखी रंग का सूट और लाल बनारसी दुपट्टे में नैना बहुत सुंदर लग रही थी। हल्का मेकअप, कानों में बड़ी सी बाली सूट से मैच करती हुई। अविनाश को यूं एकटक देखते हुए वो असहज हो गई। अपना गला साफ किया। हाँ, आवाज़ से अविनाश भी होश में आया और मुस्कुराते हुए कहा, चलिए। कार चलाते हुए भी अविनाश चोरी चोरी नैना को देख लेता था। नैना को यह आभास था और उसकी धड़कन भी बढ़ी हुई थी। बहुत धीमे आवाज़ में रेडियो पर गाना चल रहा था। वहाँ पहुंचकर अविनाश ने जल्दी उतरकर नैना की तरफ का दरवाज़ा खोला। नैना जब निकली कार से, उसकी बाली दुपट्टे में उलझकर खिंच गई। आह, 1 मिनट, मैं निकाल देता हूँ। अविनाश नैना के बिल्कुल पास आ गया। निकालते हुए उसकी उंगली नैना के गाल को छू गई। दोनों ही असहज हो गए। सॉरी, अविनाश के मुंह से निकला। कोई बात नहीं, नैना ने नैन झुकाए ही जवाब दिया। अंदर गए तो मानो सब उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। अनीता जी ने बड़े प्यार से नैना का स्वागत किया। सुधाकर जी ने सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, आज हमारी शादी की सालगिरह पर एक साथ 2 खुशखबरी आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। अविनाश और राहुल दोनों की आज सगाई भी है, इन 2 खूबसूरत कन्याओं के साथ। उन्होंने नैना और रिमझिम की तरफ इशारा किया। नैना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, आँख डबडबा गई। डर से चाची की तरफ देखा तो वो भी खुश खीखी करती दिखी। रिमझिम ने नैना को गले लगाते हुए धीरे से कान में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, पापा सब ठीक कर देंगे। अजी अपनी अंगूठी उतारिए दोनों दामादों के लिए। मनोरमा जी इस पल को जाने नहीं देना चाहती थी, कहीं राहुल के माता पिता का मन बदल ना जाए। सुखदेव जी ने अपनी 2 अंगूठियां उतारी और दोनों बेटियों के हाथ में दे दी। स्वाति जी ने अपनी अंगूठी उतारकर राहुल के हाथ में दे दी। अनीता जी ने भी एक हीरे की अंगूठी नैना के लिए बनवा रखी थी, वो अविनाश के हाथ में दे दी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अविनाश ने नैना को अंगूठी पहनाई और नैना ने अविनाश को। राहुल ने रिमझिम को अंगूठी पहनाई और रिमझिम ने राहुल को। चारों के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। बहुत ही मनोरम दृश्य था। बाद में सब खाने पीने में व्यस्त हो गए, तब इन चारों को अकेले में बात करने को मिला। राहुल और रिमझिम तो बिंदास बात कर रहे थे, पर नैना अब भी सहज नहीं हो पा रही थी। अविनाश ने उसका हाथ पकड़ा। अब भी बात नहीं करोगी? कल मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, अब अगली छुट्टी जाने कब मिले। सुनकर जाने क्यों नैना की आंख भर आई। एक विरह वेदना ही उठी मन में। अरे ये क्या, इन मोतियों को अब नहीं बहाना है। हाँ, अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो अलग बात है, अविनाश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। नैना ने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखते हुए चुप करा दिया। आप मुझे पहली नज़र में पसंद थे,
अपनी किस्मत पर मुझे यकीन नहीं था, इसलिए नकारती रही। आपकी और मेरी किस्मत एक है, अविनाश ने उसका हाथ चूमते हुए कहा तो नैना शर्माकर सिमट गई। अगली सुबह अविनाश और राहुल कश्मीर के लिए निकल गए, जहाँ उनकी पोस्टिंग थी। दिन तो जैसे तैसे बीता इन चारों का, पर रात में फ़ोन के इंतज़ार में रिमझिम कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। अरे यार, अब तो ड्यूटी और खाने पीने से निमट गए होंगे, फ़ोन क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें इंतज़ार नहीं है अविनाश के फ़ोन का? नहीं, मैं क्यों इंतज़ार करूँगी, जब करना होगा तब करेंगे। नैना बोल तो रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे भी बेसब्री से इंतज़ार था। तभी रिमझिम का फ़ोन बजा। वो फ़ोन लिए बिस्तर पर गिर गई। हाय, कितनी देर लगा दी यार फ़ोन करने में। वो बातों में मशगूल हो गई। नैना अब मायूस होने लगी, शायद अविनाश फ़ोन नहीं करेगा। तभी उसका भी फ़ोन रिंग हुआ। रिमझिम ने मुड़कर देखा और हंस दी। नैना जेब कर फ़ोन लिए छत पर भागी। हेलो, उसकी सांस चढ़ रही थी। क्या हुआ, हाँफ क्यों रही हो? अविनाश ने घबराकर पूछा। सांसों को संयत करके नैना ने कहा, कुछ नहीं, भागकर छत पर आई इसलिए। रिमझिम के सामने बात करने में शर्म आती है। अच्छा जी, ये बात है। अविनाश मुस्कुरा रहा था। नीचे कमरे में फ़ोन पर रिमझिम और राहुल की बात चल रही थी और छत पर खुले साफ आसमान के नीचे तारों की छाँव में नैना और अविनाश की बात हो रही थी। अच्छा, अब बहुत देर हो गई, फ़ोन रखती हूँ, नैना ने कहा, जो कि बात करते करते छत की दीवार से लगकर बैठ गई थी। बस ऐसे रूखे से ही एक गुड नाइट किस तो दे दो, अविनाश ने कहा तो नैना शर्मा गई। धत, प्लीज़ ना, अच्छी नींद आएगी। मुझे नहीं आता। सर से नैना का बुरा हाल था, धड़कन बढ़ रही थी। प्लीज़ यार, नैना ने बहुत हिम्मत की और 2 बार पुछ पुछ की आवाज़ निकाली। अविनाश का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। ये क्या, चूहा पकड़ रही हो? नैना भी हंस दी। कहा ना, मुझे नहीं आता। अच्छा, मैं सिखा रहा हूँ, वैसे करो। मुझसे नहीं होगा। नैना शर्म से पानी पानी हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसने अविनाश जैसे ही आवाज़ निकालने की कोशिश की। और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। शर्म से चेहरा दहक रहा था। दूर कहीं पासर से गाने की आवाज़ आ रही थी। पिया बसंती रे, काहे सताए आजा।